यह वीडियो क्लास 11 चैप्टर 16 का पार्ट 1 है और आप देख सकते हैं अध्याय का क्या नाम है, पाचन एवं अवशोषण। तो क्लास 10 में भी आपने पाचन एवं अवशोषण को पढ़ रखा है, तो यहाँ क्लास 11th में हम लोग को बहुत विस्तृत रूप से इसको पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, फिर यह देखना है कि भोजन का पाचन कैसे होता है, फिर अवशोषण कैसे होता है, और फिर लास्ट में हम लोगों को देखना है कि पाचन तंत्र के क्या विकार और अनियमितताएं हैं। तो इसी के तर्ज पर यह चैप्टर को बनाया गया है, मतलब पार्ट वाइज इसको बनाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आप जानते हैं कि हम लोगों को जो एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, वह किस चीज़ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। इसी के साथ अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि जो वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में काम आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भोजन से कच्चे कायिक पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे कि ऊतकों की वृद्धि होती है, उसका मरम्मत भी होता है। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह अपापचयी, मतलब कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं को यह करता है। यानी कि जो हम लोग जल ग्रहण करते हैं वही हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। तो यहाँ उपापचयी प्रक्रियाएं क्या हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें उपचयन अपचयन दो चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती हैं। शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। तो यदि हम लोग जल ग्रहण करें तो ये शरीर के निर्जलीकरण को भी रोक रहा है, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप से उपयोग नहीं कर सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहीं से आपको परिभाषा मिलेगा कि पाचन किसे कहते हैं। तो जैसे कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा है कि जब भोजन के जटिल पदार्थों को हम लोग सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, जिनका अवशोषण कर लिया जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न आ सकता है इस पैराग्राफ में कि पाचन किसे कहते हैं। तो जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। इसको जरा अच्छा से हम लोग समझेंगे। समझने का बात यह है कि यदि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको सरल कार्बोहाइड्रेट में यदि हम लोग परिवर्तन करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन। प्रोटीन है, तो प्रोटीन को हम लोग सरल प्रोटीन में, जिसे हम लोग एमिनो एसिड में बोलते हैं, तोड़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन। वसा है, फैट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसके सरल अणुओं में तोड़ेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? पाचन। तो आप जानते हैं कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, ये प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है, और कार्बोहाइड्रेट से अल्टीमेटली क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन। और इसके बाद ये जो छोटे छोटे अणु बनेंगे, टूटने के बाद वे अवशोषित हो सकेंगे। तो यही कुल मिला के पाचन है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र। तो आप जानते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ रखा है। मनुष्य का पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला आपको पढ़ लेना है आहार नाल, और दूसरा क्या पढ़ लेना है? सहायक ग्रंथियां, जिसे हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, और दूसरा क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले आहार नाल के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो आहार नाल किसे कहते हैं? यदि प्रश्न आया तो यह मुख से लेकर गुदा तक एक पाइप नुमा रचना है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? आहार नाल कहेंगे। तो यहाँ पर आगे मैं दिखा देता हूँ आपको आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। तो यहाँ आप देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र को दिखाया गया है। तो आहार नाल किसे कहेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये जो आ रहा है पाइप नुमा रचना, और ये लास्ट कहाँ तक आया? गुदा तक आया। तो इसी पाइप नुमा रचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आहार नाल बोल रहे हैं।
तो ग्रंथियों में आपको 5 नाम पढ़ लेना है। सबसे पहला क्या हो गया, लार ग्रंथि। आप देख सकते हैं यहाँ पर लार ग्रंथि यहाँ पर स्थित है। इसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा यदि हम लोग बढ़ेंगे तो अमाशय की ग्रंथियाँ, ये दूसरा आपको पढ़ लेना है। फिर तीसरा आप देख सकते हैं यकृत हो गया, ये तीसरा नाम हो गया। चौथा क्या हो गया, अग्नाशय। और पांचवा नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो क्षुद्रांत हैं इसकी ग्रंथियां। तो ये सब आपको नाम याद कर लेना। ये 5 नाम है जहाँ पर से बहुत सारी केमिकल्स यानी कि रसायन का स्राव होगा जो कि भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो एक बार यदि आप आहार नाल को देखना चाहेंगे तो आहार नाल में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख गुहा हो गया, फिर क्या हो गया, ग्रसनी हो गया, फिर ग्रसिका हो गया, फिर अमाशय हो गया। अमाशय के बाद आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्रहणी है, और ये ग्रहणी किसका भाग हो गया, आपका क्षुद्रांत का यानी कि छोटी आंत का भाग हो गया। तो छोटी आंत का ये भाग आप देख सकते हैं ग्रहणी, जिसे हम लोग डिओडनम भी कहते हैं, ये यू आकार का है। इसके बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो अग्र क्षुद्रांत को दिखाया गया है, यानी कि छोटी आंत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है छोटी आंत, और आप देखेंगे कि ये क्या है, बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत को हम लोग देख सकते हैं आरोही है। आरोही मतलब ऊपर चढ़ता हुआ, असेंडिंग है, असेंडिंग। इसके बाद आप देख सकते हैं अवरोही मतलब नीचे ढलता हुआ। आप देख सकते हैं बृहदंत्र है मतलब बड़ी आंत है। तो ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये बड़ी आंत है। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुप्रस्थ, ये सीधा इस प्रकार से ऐसे बड़ी आंत को दिखाया गया है। तो बड़ी आंत के भी 3 नाम आपको यहाँ पर जानने हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं अंधनाल यहाँ पर दिखाया गया है। फिर कृमि रूप परिशेषिका को यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर लास्ट में ये होता है गुदा और ये होता है मलाशय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आहार नाल को दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर ग्रंथियाँ जो मैंने बता दिया, अलग अलग ग्रंथियों के नाम। इसके बाद आप कुछ और नाम याद कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पित्ताशय है। तो इस तरीके से आप मानव पाचन तंत्र को याद कर सकते हैं। तो आइए आहार नाल से हम लोग शुरू करते हैं। तो आहार नाल आप देख सकते हैं, आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में गुदा तक पहुंचता है, गुदा तक होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद अब देखते हैं, जब हम लोग मुख से शुरू करेंगे तो मुख में क्या होगा, मुख गुहा होगा। मुख में क्या होगा, ओरल कैविटी होगा, जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जिह्वा होती है। तो आप जानते हैं कि मुख गुहा में क्या होता है, दांत होते हैं, और उसमें क्या होगा, एक जिह्वा होगा। जिह्वा मतलब जीभ होगा, टंग होगा। अब इसके बारे में भी आपको जानना है। तो दांत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। तो यहाँ से एक आपका प्रश्न आता है कि जब दांत जबड़े में लगे रहते हैं, यानी कि जबड़े के सांचे में स्थित होते हैं, तो इस तरीके के दांतों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग थिकोडोंट कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि गर्त दंती या थिकोडोंट क्या हो गया, जब दांत जबड़े में बने सांचे में स्थित होता है, मतलब जबड़ा में जो सांचा है उसमें स्थित होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गर्त दंती या थिकोडोंट। तो एकदम रट लीजिए, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। अब देखिए, बहुत मनुष्य और साथ ही उसके स्तनधारियों में 2 प्रकार के दांत जीवन भर में आएंगे। पहला होता है दूध का दांत, और दूसरा क्या होता है, अस्थाई दांत। तो दूध का दांत होता है अस्थाई, ऐसे लिख सकते हैं अस्थाई दांत। तो दूध का जो दांत होता है वह वयस्क होने पर टूट जाता है, और उसके बाद उसका जगह कौन ले लेता है, अस्थाई दांत ले लेता है। तो यहाँ पर 2 बार दांत आया, 2 बार दांत आया, इसीलिए इसको बोलेंगे द्विबार दंती, यानी कि 2 टाइम्स इसमें दांत आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, इसलिए द्विबार दंती कहते हैं। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आएगा कि द्विबार दंती किसे कहते हैं। तो जब जीवन भर में 2 बार दांत आएंगे, एक बार कैसे दांत आएंगे, एक बार दूध के दांत आएंगे, उसके बाद जब अस्थाई दांत आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विबार दंती। थिकोडोंट मैंने बता दिया, और ये द्विबार दंती। तो यदि आप हेल्प बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नाम आपको पढ़ने होंगे। यहाँ मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो बस इसी की बातों को आपको बता रहा हूँ। तो हिंदी में द्विबार दंती कहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफियोडोंट कहेंगे। तो जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 2 बार दांत आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिफियोडोंट। वयस्क मनुष्य में 32 अस्थाई दांत होते हैं। तो वयस्क मनुष्य का बात किया जा रहा है, और इसमें 32 दांत होते हैं। तो अब 32 दांत में कौन कौन से दांत होते हैं, यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है। तो 32 दांत में 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है, कृदंत, दूसरा क्या होता है, रदनक, तीसरा क्या होता है, अग्र चवर्णक, और चौथा क्या होता है, चवर्णक।
तो ये याद आपको रखना है। पहला क्या हो गया, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर क्या हो गया, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इसको आपको याद रखना है, मैं आगे दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कितने प्रकार के दांत होंगे, 4। ऊपरी जबड़ा आप जानते हैं कि ऊपर में भी जबड़ा होगा और नीचे में भी जबड़ा होगा। तो प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था, तो जबड़े में आधे भाग में, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ फोटो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि व्यवस्था ICPM के क्रम में एक दंत्र सूत्र होता है, मतलब कि दांत का एक सूत्र होता है जो कि आप समझिए कि इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो मनुष्य का दांत का सूत्र है। अब मनुष्य के दांत के सूत्र में वयस्क के दांत का सूत्र है, बच्चों में ये अलग होगा, फिर अलग अलग जानवर में ये अलग होगा, जैसे गाय का, बैल का, मतलब गाय का और घोड़े का ये अलग अलग होगा। तो इसको आपको याद कर लेना है, 2 1 2 3, 21 और 23। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि किसी किसी का 21 वर्ष में शादी होता है, किसी किसी का 23 वर्ष में शादी होता है। तो 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 कहने का क्या मतलब है, अब देखिए 2 1 2 3 ऊपर है और बटा 2 1 2 3 नीचे है। तो ये हो गया ऊपरी जबड़ा और ये क्या हो गया, नीचे जबड़ा। तो 2 मतलब क्या हो गया, 2 मतलब हो गया इंसीजर 2 हो गया, कैनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर 2 हो गया और मोलर क्या हो गया, 3। तो यदि आप ऊपर जोड़ेंगे तो 2 1 3, 2 5 और 3 8। तो आधे जबड़ा में 8 ऊपर और आधे जबड़ा में 8 नीचे, फिर आधे जबड़ा में 8 ऊपर, आधे जबड़ा में 8 नीचे। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 16 दूना क्या हो गया, 32। तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग को करना क्या है, 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 देख सकते हैं, 2 1 2 3 हो गया, 2 1 2 3। तो ये हो गया आधा दांत, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हाफ जबड़ा को दिखाया गया। तो 2 1 2 3, फिर इधर भी 2 1 2 3, ऊपर भी 2 1 2 3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसीजर, कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इनेमल से बनी दांतों, तो यहाँ जो दांत बना होता है उसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनेमल होते हैं, जो कि बहुत कठोर होता है कि चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। तो ये जो दांत है किस चीज़ ऊपर किस चीज़ का बना होता है, इनेमल का बना होता है और ये बहुत हार्ड होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जिह्वा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग है। तो आप जीभ के बारे में जानते ही, एक पेशीय अंग है जो कि आसानी से घूम फिर सकता है हमारे मुंह में। अब देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें फ्रेनुलम दिखाया गया है, द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ा होता है। तो यदि हम लोग जिह्वा इसे करेंगे तो ये हो गया फ्रेनुलम, जिससे ये क्या होगा, मुख गुहा से जुड़ा रहेगा। जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पीपल, पेपिला जिसे हम लोग कहते हैं, जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिससे हम लोग टेस्ट का अनुभव करते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था, पाचन तंत्र को पढ़ा था। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे की बातों को अब हम लोग जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख गुहा है और मुख गुहा के बाद क्या आता है, ग्रसनी आता है और इसी से होते हुए भोजन क्या होगा, ग्रसिका में जाएगा और फिर अमाशय में आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर एक और पाइप नुमा आकृति आपको दिख रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग, यह हो गया फूड पाइप और ये क्या हो गया आपका एयर पाइप हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग श्वास की नली भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग भोजन ले रहे हैं तो भोजन इस श्वास नली में ना जाए, जबकि हमारे ये फूड पाइप में जाए, आगे की ओर ग्रसिका से होते हुए अमाशय में जाए। यह कैसे सुनिश्चित होता है, तो आइए इसे ही हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं। मुख गुहा जो मैंने आपको बताया था, ओरल कैविटी, एक छोटी ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी भी मैंने आपको अभी दिखाया, जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। तो ग्रसनी में वायु भी आएगा और भोजन भी आएगा, तो वहीं से क्या होगा, फिर वो अलग अलग होगा। मतलब एक जाएगा आपका फूड पाइप में, भोजन कहाँ जाना चाहिए, फूड पाइप में, और एयर कहाँ जाना चाहिए, आपका श्वास नली में जाना चाहिए। तो आखिर ये कैसे सुनिश्चित होता है कि ये जो भोजन है वह फूड पाइप में ही जाए,
वह यहाँ पर श्वास नली में ना जाए। तो इसके लिए एक उपास्थि में घंटी लगी होती है, जो कि यदि हम लोग भोजन, यहाँ पर ये घंटी लगी होगी ये इस प्रकार से, तो जब हम लोग भोजन करेंगे ऐसे लगी रहेगी। ये जब भोजन हम लोग करेंगे तो ये क्या करेगा, ये श्वास नली को बंद कर देता है, और जब श्वास नली को बंद कर देगा तो भोजन कहाँ चला जाएगा, भोजन आसानी से ग्रसिका में पहुंच जाता है। तो अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग ग्रसिका के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ से जब भोजन आएगा ग्रसनी में, तो वायु भी ग्रसनी में आएगा, तो दोनों को जो रास्ता को अलग करेगा, तो ये उपास्थि में एक घंटी लगा रहेगा जो दोनों के रास्ता को अलग करता है। तो ये हो गया। उसके बाद यदि भोजन हम लोग ले रहे हैं तो भोजन कहाँ पहुँचेगा, ग्रसिका में पहुँचेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा, और भोजन का धीरे धीरे क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे भोजन का पाचन होता है। अभी तो हम लोग सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी कि मानव पाचन तंत्र के पार्ट्स को देख रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रसिका के बारे में बताया गया है। तो ग्रसिका क्या है, एक लंबी पतली लंबी नली है। ग्रसिका क्या है, एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में पहुंचती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जे आकार का ये अमाशय है, तो यहाँ मुख गुहा के बाद ये ग्रसिका आप देख सकते हैं। तो ग्रसिका ये है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रसिका पतली नली के रूप में फैला हुआ है। तो एक एक चीज को आपको दिमाग में रखते जाना है, फिर आगे हम लोग उसके कार्य को भी पढ़ते जाएंगे। ग्रसिका का अमाशय में खुलना एक पेशीय अमाशय ग्रसिका अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ गया कि ये जो ग्रसिका है यहाँ से आया और फिर ये इस प्रकार से अमाशय में आया, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये ग्रसिका किस में खुल रहा है, अमाशय में खुल रहा है। तो यह एक पेशीय अमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ गया कि ये जो ग्रसिका है अमाशय में जो खुल रहा है वह किसके द्वारा यहाँ पर नियंत्रित होता है, तो अमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये एक पेशीय अवरोधनी है, इसको आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में अवस्थित होता है, और अमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों को अमाशय के भागों को पढ़ना है। तो यहाँ पर यही कठिन हो जाता है कि क्लास 11th में आपको सब नाम याद करना है। तो अमाशय के 3 भाग आप देख सकते हैं। 3 भाग, सबसे पहला क्या हो गया, जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, फिर फंडिस हो गया, फिर जठर निर्गमी भाग जिसको छोटे, जो कि नेक्स्ट छोटी आंत में मिलती है। तो ये हम लोग देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रसिका, फिर ये क्या हो गया, जठरागम भाग। तो ये ग्रसिका यहीं पे खुल रहा है जठरागम भाग में। फिर क्या हो गया, फंडस हो गया, और फिर क्या हो गया, जठर निर्गम। तो ये निर्गम वर्ड आप याद है, तो निर्गम से आप देख सकते हैं ये निर्गम हो रहा है, मतलब यह फिर छोटी आंत में मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये फिर यहाँ पर क्या आ गया, छोटी आंत हो गया, ड्यूोडेनम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हो गया ग्रसिका, और ग्रसिका से यहाँ पर अमाशय मिल रहा है। तो इसमें 3 भाग हो गया, पहला हो गया जठरागम, दूसरा क्या हो गया फंडस, और तीसरा क्या हो गया जठर निर्गम। तो इसको आपको याद कर लेना है, इसी कारण से यहाँ पर ये टफ होता चला जाता है। इसके बाद और भी बातें हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो अभी मैंने जैसे तुरंत बताया था कि जठर निर्गमी भाग जो है उसका निकास कहाँ होगा, तो छोटी आंत में होगा। मतलब इसके बाद कौन आ जाएगा, छोटी आंत। तो मैंने आपको जब शुरू में पहले पार्ट में पढ़ाया था तो मैंने आपको ऊपर से नीचे सारे भागों को दिखाया था। तो अब आ गया छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब देखिए, अब आपको और कठिन बना दिया गया कि छोटी आंत के भागों को भी आपको याद कर लेना है। तो सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग, क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत।
ये तीन नाम आपको याद कर लेना। तो ये सी आकार की या यू आकार की जो मैंने बताया वही आपको याद कर लेना है। पहला हो गया ग्रहणी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिओडनम। पहला क्या हो गया, ग्रहणी। दूसरा क्या हो गया, अग्र क्षुद्रांत। और तीसरा क्या हो गया, कुंडलित क्षुद्रांत। तो ये आपको नाम याद कर लेना। एक बार मैं इसे दिखा दे रहा हूं आपको। तो आप देख सकते हैं जैसा कि शुरू में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये है अमाशय। तो अमाशय के बाद जो भाग है वह है ग्रहणी। ये देख सकते हैं, ये है ग्रहणी जो यू आकार का है या फिर सी आकार का है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रहणी। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया छोटी आंत का भाग। तो अब यहाँ से जैसे ही बढ़ेंगे ये हो गया छोटी आंत। अब इसके बाद आप देख सकते हैं अग्र क्षुद्रांत हो गया, तो ये भी छोटी आंत का भाग हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्षुद्रांत को दिखाया गया है, ये देखिए। तो यह भी किसका हो गया, छोटी आंत का ही भाग हो गया। तो ये क्षुद्रांत या फिर हम लोग बोले छोटी आंत के तीन भाग हैं। तो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है तीन भाग, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पहला क्या हो गया आपका, ग्रहणी हो गया, फिर हो गया अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। तो इसे कुंडलित क्षुद्रांत या क्षुद्रांत भी कह सकते हैं। तो ये तीन भाग हो गया। किस चीज का तीन भाग हो गया, ये आपका छोटी आंत का तीन भाग हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि अमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो अब देखिए, अब जो अमाशय है, ये देखिए, ये हम लोगों ने जो अमाशय पढ़ा, उसके बाद जस्ट आता है आपका ग्रहणी। ये अमाशय है, अमाशय के बाद क्या आता है, ग्रहणी। तो अमाशय का जो लास्ट भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जठर निर्गम और पार्ट। ये क्या हो गया, जठर निर्गम पार्ट। और ये जठर निर्गम पार्ट जो लास्ट भाग है अमाशय का, तो यहाँ से जब भोजन चलेगा तो कहाँ जाएगा, ये छोटी आंत में जाएगा। तो इसको कौन नियंत्रित करता है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम हो गया जठर निर्गम अवरोधनी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, कि जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाएगा तो किसके द्वारा नियंत्रित होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे जठर निर्गम अवरोधनी। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ग्रसनी से जो भोजन आया था वह ग्रसिका से, माफ करिएगा, ये ग्रसिका से जो भोजन आया था, ग्रसिका से जो अमाशय में भोजन आया था वह किस अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित होता है, क्या आप बता सकते हैं। अभी मैंने तुरंत आपको बताया था। तो यह है अमाशय ग्रसिका अवरोधनी। तो ये दोनों मैंने बात आपको बता दी, ये दोनों आपको याद रखना है। एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्नों को बताते चल रहा हूँ ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। अब इसके बाद आप बताइए कि इसके बाद क्या आ गया, बड़ी आंत आएगा। तो क्षुद्रांत कहाँ खुलेगा, तो बड़ी आंत में खुलेगा, जो अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय से बनी होती है। तो यहाँ पर बृहद आंत मतलब कि बड़ी आंत किन किन चीज़ों से बनी होती है, पहला हो गया अंधनाल, फिर क्या हो गया बृहदांत्र और मलाशय। तीन नाम आपको याद कर लेना है। तो मैंने आपको दिखाया भी था, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया अंधनाल, यहाँ देख सकते हैं ये क्या हो गया, पार्ट अंधनाल हो गया। फिर ये बृहदांत्र, ये पूरा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मलाशय। तो बृहद आंत में आप देख सकते हैं तीन भाग जो मैंने बताया था, ये हो गया अवरोही बृहदांत्र, ये क्या हो गया आपका आरोही, आरोही मतलब चढ़ता हुआ, असेंडिंग है, ये क्या हो गया डिसेंडिंग। और ये देख सकते हैं अनुप्रस्थ, इस प्रकार से लेटा हुआ है बृहदंत्र। तो बृहदंत्र में तीन भाग आप देख सकते हैं, आरोही हो गया, अवरोही हो गया और अनुप्रस्थ हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर अंधनाल के बारे में बताया गया है। अंधनाल एक छोटी थैला है, मतलब छोटा थैला है, जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अंधनाल से एक अग्निनुमा, एक प्रवर्ध निकलता है, एक रचना निकलती है जिसे परिशेषिका कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, परिशेषिका कहते हैं। इसका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन ये वहाँ पर लगा होता है। जो एक इसके बाद आप देख सकते हैं जो एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग मतलब जिसका कोई कार्य वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अंधनाल के बारे में बताया गया। अंधनाल क्या है, एक छोटा थैला है जिसमें सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं। इसके बाद परिशेषिका के बारे में बताया गया, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई कार्य नहीं होता, वह एक अवशेषी अंग होता है जो कि ऐसे ही लगा हुआ रहता है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। अंधनाल कहाँ खुलेगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत को मैंने बताया तीन भाग, मैंने आपको बता दिया। वेदांत्र तीन भागों में बंटता है। पहला क्या हो गया, आरोही,
विहदंत्र था, फिर अनुप्रस्थ था। देखिए ये था आरोही, ये फिर अनुप्रस्थ, और ये क्या हो गया अवरोही। और उसी के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार से जब आएंगे आप तो यहाँ पर ये हो गया मल द्वार हो गया ये वाला, और ये हो गया मलाशय। तो ये सब चीज़ आपको मैंने बता दिया। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है। ये देखिए ये है अवरोही, ये है आरोही, और ये है अनुप्रस्थ। तो अवरोही नीचे की ओर जो आ रहा है तो ये देख सकती है मलाशय में खुलेगा, और लास्ट में क्या हो गया एनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मल द्वार। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है कि जो आहार नाल हम लोगों ने पढ़ा, अब आपको समझ में आ गया कि आहार नाल क्या हो गया, पाइप नुमा रचना है। तो आहार नाल का जो दीवाल है, जो वाल जिसको हम लोग कह रहे हैं, वह क्या बोल रहा है कि ग्रसिका से मलाशय तक, ग्रसिका अब आपको पता है कि ग्रसिका एसोफेगस हम लोगों ने कहा था, और मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। जैसे कि इसको याद कर लेना है, जैसे क्या हो गया सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो ये चारों नाम आपको याद कर लेना है। तो सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ये जो ग्रसिका से मलाशय तक जो दीवाल होता है, ये देखिए ये सब जो दीवाल है वह 4 स्तरों में बटा रहेगा इस प्रकार से। तो इसी का अलग अलग यहाँ पर नाम आपको याद कर लेना, आगे मैं दिखाने वाला हूँ फोटो। तो सबसे पहले क्या हो गया सीरोसा, फिर क्या हो गया मस्कुलरिस, फिर क्या हो गया सब म्यूकोसा, और फिर क्या हो गया म्यूकोसा। तो ये सब अब आपको रटना है, ये सब आपको याद रखना है कि मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया कि चारों दीवारों के नाम लिखिए, तो ये नाम आपको लिखना होगा। सीरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेजोथीलियस अंतरंग अंगों का उपकला है और कुछ संयोगी उत्तकों से बना होता है। तो यह किस चीज से बना होता है, संयोगी उत्तकों से बना होता है, इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद आता है मस्कुलरिस, यह प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों से बना होता है। तो ये जो मस्कुलरिस है, मसल आप जान रहे हैं उस वर्ड से आया है, तो ये आंतरिक रूप से किससे बना है, वर्तुल पेशियों से बना हुआ है, जबकि बाह्य रूप से किससे बना हुआ है, अनुदैर्ध्य पेशियों से बना होता है। तो इसको आपको याद कर लेना होगा। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। सब म्यूको, इसके बाद क्या आ जाता है आपका सब म्यूकोसा स्तर आता है। तो सब म्यूकोसा जैसे आप जान सकते हैं कि इसमें रुधिर है, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजिक उत्तकों से बनी होती है। मतलब इसमें क्या क्या होंगे, रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी उत्तक रहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। तो जो ग्रहणी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ग्रहणी क्या होता है। कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। तो सब म्यूकोसा में कुछ ग्रंथियां भी आपको पढ़ना है, जो कि आगे मैं बताने वाला हूं। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत को म्यूकोसा कहते हैं। तो ये 4 परत जो मैंने बताया, सबसे पहले क्या हो गया सीरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और सबसे आंतरिक भाग है उसे हम लोग क्या बोलेंगे म्यूकोसा। यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाता है। तो ये छोटी आंत में जब ये आएगा तो अंगुलीनुमा इस प्रकार से प्रवर्ध बनाता है, जबकि जो बाहर का उसके अलग भाग है उसमें अनियमित वलय का निर्माण करता है। और ये जो छोटी आंत में इस प्रकार से प्रवर्ध बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं या फिर अंकुर बोलते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से भोजन के अवशोषण में ये मदद करते हैं। तो ये सब आपको याद करते चलना है। अब एक बार और यहाँ पर बताया गया है कि जो अंकुर की सतह है यानी कि विली की सतह है, तो ये देखिए ये है विली, यदि हम लोग बनाएंगे तो इसके सतह पर भी क्या होगा, यहाँ पर माइक्रोविली प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर पहले तो हो गया विली और उसके ऊपर क्या हो गया माइक्रोविली, तो दोनों आपको याद कर लेना है। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो हम लोगों का छोटा आंत होगा, तो छोटा आंत में ऐसे प्रवर्ध निकला होगा, इसका जो वाल है उसमें क्या निकला रहेगा प्रवर्ध। छोटा आंत या बड़ा आंत में भी रहेगा तो ये प्रवर्ध निकला रहेगा, और इस प्रवर्ध को हम लोग क्या बोलेंगे विली या अंकुर बोलेंगे। और इसमें भी ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे प्रवर्ध निकले रहेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे माइक्रो विली कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूक्ष्म प्रवर्ध कहेंगे। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहा जाएगा, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे सूक्ष्म अंकुर यानी कि माइक्रोविली कहेंगे। जिससे कि ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है।
यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाए, अवशोषण हो सके। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना है कि कैसे जो छोटी आंत है उसमें अवशोषण होता है, तो उसमें अंगुलिनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसे हम लोग विली कहते हैं। इसके चारों ओर फिर माइक्रोविली बनता है। तो ये प्रवर्धनुमा रचना क्या करता है, ये क्या करता है कि भोजन को अवशोषण करने में मदद करेगा, मतलब ज़्यादा सतही क्षेत्र प्रदान करेगा, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो प्रदान करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अवशोषण हो सके। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला होता है और एक बड़ी लसिका वाहिनी होती है। अब अंकुरों में क्या क्या होता है उसको यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंकुर को दिखाया गया है और इसमें इस प्रकार से सारी रचनाओं को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धमनी को दिखाया गया है, शिरा को दिखाया गया है, प्रगुहिका को दिखाया गया है, लैक्टियल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है जिससे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, अंकुर ये पूरा आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये क्या है, अंगुलीनुमा रचना है। यहाँ लैक्टियल को दिखाया गया है, तो लैक्टियल में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं जो स्नेहक के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। तो यहाँ स्नेहक क्या होता है, स्नेहक को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्नेहक के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। कौन स्राव करती हैं, तो म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं। तो म्यूकोसा हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसकी उपकला पर कोशिकाएं जो प्रेजेंट होती हैं वह म्यूकस का स्राव करती हैं। तो ये भी आपको याद करके रखना है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को याद करके रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार के बीच लिवर कुन प्रगुहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरित दर्शाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके चित्र को भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंत की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सिरोसा हो गया आपका, फिर यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा हो गया, इन सारे भागों को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये दोनों पेशी को भी दिखाया गया है। यहाँ पर ल्यूमेन है आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर अंकुर को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आंत के अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण है। तो इससे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है। पाचन तंत्र में हम लोगों ने देखा था सबसे पहला होता है आहार नाल, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत बता दिया है। और दूसरा क्या होता है, पाचन ग्रंथियां। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में, और इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पाचन कैसे होता है। तो आप पहले के पार्ट्स को देखें, लगातार वीडियोस को देखें, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, फिर यकृत के बारे में पढ़ना है, और फिर अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। तो लार ग्रंथियों का जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया था कि लार ग्रंथियों का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि लार ग्रंथियों के निर्माण में 3 जोड़ी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला हो गया गाल में ये होता है कर्णपूर्व, दूसरा क्या हो गया कि निचले जबड़े में अधोजंभ, और तीसरा क्या हो गया जिह्वा के नीचे अधोजिह्वा। तो 3 आपको नाम याद कर लेना है। कर्णपूर्व हो गया, कर्णपूर्व जो मैंने आपको दिखाया था, अभी फिर से दिखा दे रहा हूँ। फिर निचले जबड़े में क्या हो गया अधोजंभ, और फिर क्या हो गया अधोजिह्वा। तो ये 3 भाग हो गए लार ग्रंथियों के, ये 3 जोड़ी के रूप में स्थित होती हैं। तो अभी मैं तुरंत आपको दिखा दे रहा हूँ चित्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कर्णपूर्व ग्रंथि है ये लार ग्रंथि का यहाँ पर, और दूसरा क्या हो गया आपका अधोजंभ, यहाँ देख सकते हैं अधोजंभ को दिखाया गया है, और अधोजिह्वा। तो यहाँ पर अधोजंभ यहाँ पर है और अधोजिह्वा यहाँ पर है टंग के नीचे। ये देखिए ये टंग है, इसके नीचे अधोजिह्वा है, और यहाँ पर अधोजंभ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 3 लार ग्रंथियों की जोड़ी होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंभ और अधोजिह्वा। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलता है जो कि मुख गुहा में पहुंचता है, और यह
पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि यह कैसे पाचन क्रिया में सहायक होगा। जैसे कि यदि मैं इमली इमली आम आम बोलूं तो आपके मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। तो ये किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायक होता है वह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका आ गया, ये नाम। तो आप देख सकते हैं यकृत के बारे में बताया गया, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। तो यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर ग्रंथि हम लोग कैसा ग्रंथि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पाचन ग्रंथियों का बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर में पाचन ग्रंथियों के अलावा भी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यकृत क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिसका वयस्क में भार लगभग कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां होती है, 2 लोब्स होते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि यकृत में कितने लोब्स होते हैं, तो 2 लोब्स होते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, यकृत पालिकाएं। यह आपको याद रखना है, यकृत पालिकाएं क्या होती हैं, यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित होती हैं। तो आपको ये याद रख लेना है, यकृत पालिकाएं। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न की यकृत की यानी कि लीवर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका नाम क्या है, यकृत पालिकाएं। नाम आप फिर से पढ़ लीजिए, यकृत पालिकाएं, जिसके अंदर यकृत कोशिकाओं रज्जु की तरह व्यवस्थित होती हैं। तो इसके अंदर कौन, यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। ये आगे फोटो में दिखाया भी गया है। प्रत्येक पालिका संयोजिक उत्तक की एक पतली परत से ढकी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रत्येक पालिका है, कौन सी पालिका, यकृत पालिका संयोजी उत्तक, आप जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली लेयर से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल हम लोग कहते हैं। तो ग्लिसन्स कैप्सूल आपको याद रखना है, मैं अभी आपको तुरंत दिखाने वाला हूं। तो ये इंग्लिश में नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से, तो यकृत की कोशिकाओं से किस चीज़ का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है। तो ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में आपको याद रखना है, यकृत पालिकाएं याद रखना है, और यकृत की कोशिकाओं से किस चीज़ का स्राव होता है, तो पित्त का स्राव होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि लार की ग्रंथियों से किस चीज़ का स्राव होता है, तो लार का स्राव होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है। और यह यकृत नलिका से होती हुई फिर आगे आप देखेंगे होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित और इकट्ठा होती है। तो यह जो पित्त है वह कहाँ इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। तो आप देखेंगे कि ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय ये देख सकते हैं आप, मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पित्ताशय की जो नलिका है, ये देखिए ये है पित्ताशय, जहाँ पर पित्त जमा होता है, इकट्ठा होता है। तो इसकी एक नलिका है जिसे हम लोग बोलेंगे पित्ताशय वाहिनी। तो ये जो पित्ताशय की नलिका है जिसे हम लोग पित्त वाहिनी बोल रहे हैं, यह यकृतीय नलिका से मिलता है। ये देख सकते हैं, ये यकृतीय वाहिनी से मिल रहा है, उसके नलिका से मिल रहा है। और मूल पित्त वाहिनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मूल पित्त वाहिनी बनाता है। तो एकदम आपको क्लियर है कि पित्ताशय की ये जो वाहिनी है यकृत वाहिनी से मिल रहा है, और ये दोनों मिल के मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कर रहा है। और ये आगे की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं खुल रहा है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये मूल पित्त वाहिनी है, फिर यहाँ पर आगे की ओर खुल रहा है। तो ये कहाँ पर खुल रहा है, तो ये ग्रहणी में खुल रहा है। लेकिन इसके पहले एक और रचना का निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। तो ये कैसे बन रहा है, अब देख सकते हैं आप, ये हो गया अग्नाशय और ये हो गया मूल पित्त वाहिनी। तो ये दोनों आपस में यहाँ देख सकते हैं ज्वाइंट हो गया है। ज्वाइंट होके यकृत अग्नाशयी वाहिनी
का निर्माण करती है और फिर यह आगे ग्रहणी में खुलती है। तो आप बता सकते हैं कि ग्रहणी क्या हो गया, यही है ग्रहणी, जो कि छोटी आंत का पहला भाग है, जिसे हम लोग डुओडेनम भी कहते हैं, या सी आकृति की होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये दो नाम आपको याद रखना है कि मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कैसे होता है, फिर यकृत अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण कैसे होता है, इस सबको आपको याद रख लेना है। अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ लेना है, अग्नाशय के बारे में पढ़ लेना है। तो अग्नाशय यहाँ दो प्रकार से हम लोगों के शरीर में महत्व रखता है। सबसे पहला क्या हो गया, इसी से इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे जो कि डायबिटीज़ के रोकथाम में मदद करेगा। और दूसरा यहाँ पर पाचक रस का निर्माण होगा, जो कि क्या करेगा, भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हम लोग भोजन का पाचन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पाचन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग भोजन कैसे पचता है उसको देखेंगे अग्नाशय के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। तो यू आकार का ग्रहणी है, तो कहीं यू आकार लिखा हुआ है, कहीं सी आकार लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही याद कर लेना। तो ये ग्रहणी के बीच में ये देख सकते हैं यहाँ अग्नाशय स्थित है। तो एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो बहिस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है उसमें जो स्राव होता है वह ब्लड में नहीं मिलता है, वह वाहिनी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में जो केमिकल निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, वह सीधे कहाँ चल जाता है, ब्लड में चला जाता है, रुधिर में चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है इनके बीच का डिफरेंस। दोनों ही ग्रंथियाँ की तरह कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अग्नाशय, जैसे मैंने बताया, दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करेगा। इसको बहिस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं और अंतःस्रावी भी ग्रंथि कहते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये जो लीवर हमने पढ़ा, लार ग्रंथि पढ़ा, वह बहिस्रावी है कि अंतःस्रावी है, तो वह बहिस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर अग्नाशय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यह दोनों की तरह कार्य करता है। बहिस्रावी भाग में से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होता है और भोजन का पाचन करता है, तथा अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन बनता है, जो कि डायबिटीज को रोकथाम में मदद करता है। तो ये हम लोगों को याद करना है। तो अंतःस्रावी भाग से यहाँ पर दो नाम याद करने के लिए आपको बोला गया, तो दोनों यहाँ पर याद कर लिए। पहला इंसुलिन है, दूसरा ग्लूकागोन है। तो इंसुलिन का क्या कार्य होता है, ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय की वाहिनी तंत्र, इसको दिखाया गया है। तो सबसे पहले जैसे पित्ताशय है, फिर आप देख सकते हैं पित्ताशय वाहिनी को दिखाया गया है, यकृत वाहिनी को दिखाया गया है। ये दोनों मिलकर एक कॉमन पैसेज बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल पित्त वाहिनी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर खुल रहा है, तो यहाँ पर अग्नाशय का ये वाहिनी भी खुल रहा है। तो यहाँ फिर एक कॉमन डक्ट का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। और ये कहाँ खुल रहा है, तो ग्रहणी में खुल रहा है, जो कि भोजन के पाचन में फिर आगे मदद करेगा। तो आगे का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने मानव पाचन तंत्र को पढ़ा है, मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये पार्ट्स पाचन में मदद करते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं, जब हम लोग भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। या फिर बोलें कि जब कॉम्प्लेक्स पदार्थ को हम लोग सिंपल पदार्थ में तोड़ेंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन। तो ये कैसे टूटेगा, तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा टूटेगा या फिर ब्रेक होगा। तो ये कैसे होता है, दो प्रकार से होता है। सबसे पहला चीज में हम लोग देखेंगे कि इसको यांत्रिक रूप से भोजन को हम लोग तोड़ते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे एंजाइम के मदद से हम लोग भोजन को पचाएंगे। तो यह पाचन दो प्रकार से पढ़ना है, पहले यांत्रिक रूप से भोजन को तोड़ना, और फिर एंजाइम यानी कि बोले कि रासायनिक रूप से भोजन को तोड़ना। और यही भोजन को जब हम लोग तोड़ देंगे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, या बोले जटिल से सरल में, तो यह सरल में जब बदल जाएगा तो उसको आसानी से हमारा जो आंत है वह क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और हमारे सारे शरीर में वह उसको पहुंचा देगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं जिसको मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे।
तो सबसे पहले पाचन में आपको देखना है कि किन चीज़ों को आपको पाचन करना है। तो मुख्य रूप से हम लोगों को 3 चीज़ों का पाचन करना है। बुक में कुछ और चीज़ पढ़ाया गया, उसको भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद क्या हो गया आपका? प्रोटीन। और उसके बाद क्या हो गया आपका? वसा। तो इन 3 चीज़ों का मुख्य रूप से हम लोगों को पाचन करना है। ये आपने समझ लिया। अब हम लोगों को एक नेक्स्ट चीज समझना है कि पाचन कहाँ कहाँ मुख्य रूप से होगा। तो सबसे पहले पाचन का शुरुआत कहाँ से होगा? मुख में होगा। फिर दूसरा जगह पाचन कहाँ होगा? अमाशय में होगा। और तीसरा पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ये 3 जगह आपने पढ़ लिया। पहला पाचन कहाँ होगा? मुख में। दूसरा पाचन कहाँ होगा? अमाशय में। और तीसरा पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। अब हम लोगों को देखना है कि मुख में इन तीनों में से किसका पाचन होता है। तो मुख में मुख्य रूप से किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। मतलब पाचन शुरू हो जाएगा। जैसे ही मुख में आप भोजन को लेंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का तत्व होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो अवयव होगा, वो क्या होगा? पचना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यह पूर्ण रूप से मुंह में ही नहीं पच जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से कहाँ पचेगा? तो वह छोटी आंत में पचेगा। ये आपने समझ लिया। तो अब यदि मैं पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे पहले मुख में होगा और उसके बाद कहाँ होगा? छोटी आंत में। तो बोलेंगे आप कि क्या कार्बोहाइड्रेट का अमाशय में पाचन नहीं होगा? तो इसका उत्तर है कि कार्बोहाइड्रेट का अमाशय में पाचन नहीं होता है। अब हम लोग यदि बढ़ते हैं प्रोटीन की ओर, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? तो प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं शुरू होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होगा? तो अमाशय में शुरू होगा। और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत में होगा। इस प्रकार से प्रोटीन 2 जगह पचेगा। पहले कहाँ? पहले अमाशय में शुरुआत होगा और छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाएगा। तीसरी बात करते हैं यदि वसा की, तो वसा का पाचन मुंह में नहीं होगा। वसा का पाचन अमाशय में भी नहीं होगा। वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? उसका पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पाचन के पूरे प्रक्रिया को। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आपको एक एक चीज़ याद करना होगा। बहुत ही कठिन हो सकता है यदि आप इसको याद नहीं कर सकें। तो चलिए अब एक एक लाइन पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? भोजन का पाचन। पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों विधि द्वारा संपन्न होती है, मैंने बता दिया। यांत्रिक मतलब भोजन को चबाना वगैरह, और रासायनिक मतलब एंजाइम की मदद से भोजन को पचाना। तो कक्षा 10 में भी आपने इसको पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो बहुत ध्यान दे के आप यहाँ पर पढ़िए। पाचन की प्रक्रिया में बताइए कि कितने प्रकार से पाचन होगा। पहला होगा यांत्रिक रूप से और दूसरा क्या हो गया? रासायनिक रूप से। तो मुख्य रूप से हम लोग को रासायनिक रूप से विधि को ही पढ़ना है कि कैसे अलग अलग एंजाइम्स होंगे और कैसे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करेंगे। तो उनमें एंजाइम्स का नाम भी हम लोग को याद करना है। इस कारण से ये बहुत कठिन हो जाता है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। मुख गुहा के मुख्यतः 2 प्रकार हैं: भोजन का चवर्ण और निगलने की क्रिया। तो मतलब मुख गुहा में जैसे ही भोजन जाएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? चबाते हैं, फिर उसको हम लोग निगलते हैं। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि लार की मदद से हम लोग भोजन को क्या करते हैं? बहुत अच्छा से मिलाते हैं। जैसे जिह्वा, जैसे कि हम लोग का दांत क्या करेगा? उसको चबाएगा, और लार क्या करेगा? उसको अच्छे प्रकार से मिलाएगा। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बुलस के रूप में रूपांतरित करने में मदद करता है। तो लार में यहाँ पर श्लेष्म प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा? भोजन के कणों को चिपकाएगा और उसको बोलस के रूप में रूपांतरित करेगा। इसके उपरांत निगलने का क्रिया होगा, मतलब हम लोग भोजन को निगलेंगे और बोलस ग्रसनी के द्वारा ग्रसिका में चला जाएगा। तो ग्रसनी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ग्रसनी के बाद क्या आता है? ग्रसिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोफेगस। तो ये पतली पाइप आपको याद होगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद क्या आ जाएगा? हम लोग का अमाशय आएगा। तो ये सब पहले मैंने आपको बताया, उसको आपको याद कर लेना है। तो यहाँ से कोई खास प्रश्न आपको याद नहीं आता, याद करना नहीं है। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमाकुंचन द्वारा ग्रसिका के आगे से आगे बढ़ता है। तो अब ये जो बोलस भोजन का ये जो बोलस आगे आया, तो देखिए बोलस के रूप में परिवर्तित हो गया
और यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरिस्टाल्सिस के द्वारा यह भोजन क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपका ये मुख है, तो यहाँ पर आपने भोजन को ग्रहण किया है, तो भोजन ग्रहण करने के बाद आप का भोजन आगे की ओर कैसे बढ़ रहा है। तो आगे की ओर भोजन क्या आप अपने उंगली के द्वारा आगे करते हैं क्या, नहीं। तो ये भोजन स्वयं ही आगे बढ़ता है। तो ये स्वयं भोजन आगे कैसे बढ़ता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन के द्वारा यह भोजन, यहाँ पर देखिए ये पेशी होगा, तो यह क्या करेगा, नीचे की ओर इसको धकेलता जाएगा, यानी कि इस प्रकार से ऐसे ये क्रमाकुंचन करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मतलब यहाँ पर ये दबाएगा और जिससे कि भोजन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाता जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्रमाकुंचन। तो ये पूरे आपके आहार नाल में एक क्रमाकुंचन होगा, जिससे कि ये भोजन आगे की ओर हमेशा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये भोजन हर जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे कि यदि हम लोग अमाशय की बात करें, तो ये अमाशय में कुछ देर तो भोजन रुकेगा, या आप जैसे ही खाएंगे अमाशय को निकलता हुआ बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भोजन बहुत जगह कुछ टाइम ठहरेगा, वहाँ उसका पाचन होगा। तो उस सब में कौन मदद करता है, ये क्रमाकुंचन मदद करता है। तो ये ग्रसिका से आगे बढ़ता है। ग्रसिका से आगे बढ़ने के बाद आप बताइए कहाँ चला जाएगा, तो अमाशय में चला जाएगा। जठर ग्रसिका अवरोधी भोजन के अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। तो अब याद करिए आप, जठर ग्रसिका अवरोधनी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जठर ग्रसिका अवरोधनी है, जो कि अब इसके भोजन को कहाँ पहुँचा देगा, अमाशय में पहुँचा देगा, और उसको नियंत्रित भी वही करेगा। भोजन के अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। अब चलिए, लार जो कि मुख गुहा में है, मुख गुहा में विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम, या फिर जो एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, टाइलिन या लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया की हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ये जो लार है, लार में क्या उपस्थित होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि भोजन का पाचन कहाँ होगा, मुंह में होगा। तो हम लोग को देखना है कि लार में क्या होगा। तो लार में क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, देख सकते हैं सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन हो गया। तो ये सब आपको नाम याद रख लेना है। और साथ ही लार में क्या एंजाइम है, तो टाइलिन आपको याद कर लेना है। लार में क्या एंजाइम है, तो टाइलिन आपको याद कर लेना है। तथा लाइसोजाइम, क्या नाम याद कर लेना है, लाइसोजाइम। ये दोनों नाम आपको याद करके चलना है। तो हम लोग को यही देखना है कि कैसे टाइलिन भोजन को पचाने में मदद करेगा, लाइसोजाइम भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो यहाँ से हम लोग को आता है रासायनिक प्रक्रिया, कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से आरंभ होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख में सबसे पहले किस चीज़ का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो अभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट को समझना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्च है, तो स्टार्च को भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। माल्टोज है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। और यदि इससे हम लोग ग्लूकोज बना दें तो इसको भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो आप बोलेंगे कि स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, माल्टोज को भी कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ग्लूकोज को भी कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो इसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये है जटिल, और इसके बाद ये सरल में बदल गया, और ये सरलतम रूप में बदल गया। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बेसिकली 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। फिर दूसरे को क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। और तीसरे को यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोसेकेराइड। तो आपको 3 नाम याद रखना है यहाँ जो मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड, मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसे हम लोग कहेंगे पॉलीसेकेराइड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। तो ये आपको अब याद कर लेना होगा कि स्टार्च हो गया पॉलीसेकेराइड, माल्टोज हो गया डाइसेकेराइड, और ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोसेकेराइड। तो हम लोगों को पाचन में करना क्या है, स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है।
तो स्टार्च से ग्लूकोज आप जानते हैं कि एक स्टेप में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्च से क्या बन गया, माल्टोज। तो स्टार्च से माल्टोज कहाँ बन रहा है, मुंह में बन रहा है। और किसके मदद से बन रहा है, एंजाइम की मदद से बन रहा है, जिसका नाम क्या हो गया, एमाइलेज। तो अब एंजाइम यदि आपको याद नहीं है तो आप यह समझ लीजिए कि एंजाइम क्या करेगा, ये जो भोजन के बड़े अणु हैं उसको छोटे अणु में तोड़ने में मदद करेगा। तो एंजाइम का नाम आपको याद करते चलना है। जैसे आपको अब पहला चीज यहां से एकदम याद करके चलना है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि मुंह में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो सबसे पहला चीज, मुंह में भोजन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मुंह में किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में किसका पाचन होगा, तो स्टार्च का पाचन होगा। स्टार्च से क्या बनेगा, तो माल्टोज बन जाएगा। तो स्टार्च यहाँ पर क्या हो गया, पॉलीसेक्राइड, और माल्टोज क्या हो गया, डाइसेक्राइड। और इसमें कौन मदद करेगा, तो यहाँ पर एमाइलेज मदद करेगा। एंजाइम का नाम क्या हो गया, एमाइलेज। तो अब आपको ये याद करते जाना है। तो आप देख सकते हैं द्विशर्करा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी द्विशर्करा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइसेक्राइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर द्विशर्करा यानी कि डाइसेक्राइड में ये परिवर्तित हो गया। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। तो यहाँ पर जो ये अमाइलेज है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइलिन भी बोल रहे हैं। तो एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। और दूसरा एंजाइम जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम, वह क्या करेगा, वह आपके जीवाणुओं के संक्रमण को यहाँ पर रोकेगा। तो चलिए कुल मिला के मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मुंह में पाचन। मुंह में पाचन में दो एंजाइम निकलेगा। पहला एंजाइम का क्या नाम है, टाइलिन या फिर एमाइलेज। पहला चीज हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख देना है, यहां पर स्टार्च से क्या बदलेगा, माल्टोज। तीसरा पॉइंट क्या लिख देना है, यहां पर जो लाइसोजाइम है वह जीवाणुओं के संक्रमण को रोकेगा। तो 3 पॉइंट आपको यहां पर याद करके चलना है। अब हम लोगों को देखना है अमाशय में पाचन। अमाशय, तो पहले आप यह बताइए कि जो मुंह में पाचन था उसमें किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। तो क्या वहां प्रोटीन और वसा का पाचन हुआ, तो आंसर है नहीं। तो अब हम लोग को देखना है कि अमाशय में कैसे पाचन होता है और अमाशय में क्या क्या बातें याद करनी है। तो अमाशय आप देखेंगे कि ये है अमाशय। इस प्रकार से यदि हम लोगों ने अमाशय बना दिया तो अमाशय की म्यूकोसा लेयर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अमाशय का जो म्यूकोसा होगा, लेयर होगा, उसमें जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। ये जठर ग्रंथियां जिससे कि क्या होंगे, बहुत सारे पदार्थों का स्राव होता है। जठर ग्रंथियों से मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और जिनसे अलग अलग स्राव होता है। तो यही हम लोग को याद भी कर लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि जठर ग्रंथियों से किन किन चीज़ों का स्राव होता है। तो सबसे पहला म्यूकस का स्राव होता है। किस चीज़ का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। और म्यूकस का स्राव कौन करता है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं करती हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। सबसे पहला क्या हो गया, म्यूकस का स्राव होगा, जिसे कौन करता है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। ये पहला। तो दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं होती हैं जो कि किसका स्राव करती हैं, पेप्सिनोजेन का स्राव करती हैं। तो पहला क्या निकला, म्यूकस। दूसरा क्या निकला, पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन किससे निकलता है, पेप्टिक सेल से निकलता है। म्यूकस किससे निकलता है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं से निकलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करता है, भित्तीय या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक सेल क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियों से किन किन चीज का स्राव होता है। पहला हो गया म्यूकस, दूसरा हो गया पेप्सिनोजेन और तीसरा क्या हो गया, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग बोलते हैं। तो ये किन किन कोशिकाओं से निकलती हैं उसको भी आप याद कर सकते हैं। और नैज कारक स्रावित होती है। नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर एक और चीज आपको याद कर लेना है कि ये ऑक्सेंटिक सेल होती हैं, इससे HCl निकलती हैं और नैज कारक निकलती हैं। नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो ये सब आपको याद करते चलना है। जितना ज़्यादा आपको याद होगा उतना ज़्यादा आप तेज होंगे, उतना ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे।
अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि भोजन लगातार मुंह से, जब भोजन को हम लोग मुंह में लेंगे तो उसके बाद लगातार वह आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन वह रुक रुक के आगे बढ़ता है। तो अमाशय में भोजन कितना देर रुकता है? 4 से 5 घंटे रुकता है। तो ये पहला प्रश्न मैंने आपको यहाँ से यहाँ बता दिया, अब आपको ये क्लियर होगा। तो भोजन अमाशय में कितना देर रुकेगा? 4 से 5 घंटा तक रुकेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होगा। तो अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जठर ग्रंथियां होती है, उसमें से बहुत सारे रस निकलेंगे जो कि भोजन को अच्छे तरीके से वहाँ पर पचाने में मदद करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर म्यूकस का क्या कार्य होगा, एंजाइम का क्या कार्य होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होगा, वह हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन, मतलब अमाशय का जो दीवार है वो अब संकुचित होगा और भोजन को पूरा अच्छा से मिलाएगा, मसलेगा, और यह एक मतलब पानी नुमा, पानी जैसा नहीं बोलेंगे लेकिन बोलेंगे भोजन और वो उसका जो रस है वह मिल के एक चीज़ का निर्माण करेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइम। तो ये आपको याद रखना है कि काइम का इस प्रकार से निर्माण होगा। अब चलिए, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित होता है। तो अब पाचन कैसे होता है, तो एक एक स्टेप हम लोग देख रहे हैं। तो पहला लाइन में आप देख सकते हैं, पहला चीज जो आपको जानना है कि यहाँ पर यानी कि अमाशय में किस चीज का पाचन होता है। तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, ये पहला चीज आप लिख देंगे। दूसरा, तो ये अब चलिए हम लोग प्रोटीन का पाचन कैसे होगा। तो प्रोटीन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम निकलेगा? पेप्सिनोजेन निकलेगा। तो क्या करेगा? पेप्सिनोजेन को हम लोग बोलते हैं प्रो एंजाइम। क्या बोला जाता है? प्रो एंजाइम। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आएगा और एक सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपको दूसरा पॉइंट लिख देना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, यानी कि पेप्सिनोजेन से क्या बन गया? पेप्सिन। पेप्सिनोजेन से क्या बन गया? पेप्सिन। अब जो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि अब क्या होगा, यह जो पेप्सिन है वह प्रोटीन को तोड़ देगा और प्रोटियोज और पेप्टाइड्स में बदल देता है। ये हो गया आपका तीसरा लाइन। तो तीनों लाइन आपको याद है क्या? पहला लाइन क्या हो गया कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा। दूसरा, ये जो अमाशय में पेप्सिनोजेन निकल रहा है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में बदल देगा? पेप्सिन में बदल देगा। और तीसरा, यह पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करेगा और उसको प्रोटियोज और पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ देगा। इतना आपको हो गया। ये तीन बात आपको याद रखना है कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है अमाशय में। तो ये आपको याद हो गया। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ और बात इसमें। अब जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाई कार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर पर स्नेहक का कार्य करती हैं। तो यानी कि यहाँ पर अब स्नेहक का स्नेहन यानी मतलब कि क्या हो गया कि जो HCl निकल रहा है वह अमाशय के दीवार को बहुत हानि कर सकता है। तो यहाँ स्नेहक के रूप में क्या चीज़ यूज होता है? यहाँ पर श्लेष्म का उपयोग होता है। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर श्लेष्म का म्यूकस का स्राव होता है, म्यूकस को यहाँ श्लेष्म कहा जा रहा है। तो ये जो म्यूकस निकल रहा है वह अमाशय के दीवार को HCl से बचा रहा है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है कि म्यूकस क्या कर रहा है? अमाशय के दीवार को HCl से बचा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि HCl क्या करेगा? अमाशय के दीवार को हानि पहुंचा सकता है, उसमें घाव हो सकता है, इसे हम लोग अल्सर बोलते हैं। तो एक एक चीज़ मैं धीरे धीरे बता रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम देता है। तो यहाँ पर अब दो प्रश्न मैं अलग से बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न कि म्यूकस का क्या कार्य होगा, तो आप खुद बताइए कि म्यूकस का क्या कार्य होगा। म्यूकस HCl से जो अमाशय का दीवार है उससे उसका रक्षा करता है। दूसरा, HCl का क्या कार्य है? तो हम लोगों ने देखा कि यदि HCl यहाँ पर रहेगा तो वह एसिडिक मीडियम देगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल पाएगा। तो यह उसका उत्तर लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम यानी कि एसिडिक मीडियम तैयार करता है।
तो अलग अलग क्वेश्चन भी मैं बताते चल रहा हूँ, आपको आंसर भी बताते चल रहा हूँ। नवजातों के जठर में रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रत्येक लाइन में आप देख रहे हैं एकदम नया नया क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन यह है कि नवजातों के जठर रस में क्या रहता है, तो उसमें रेनिन नामक पदार्थ रहता है, तो या फिर बोलेंगे रेनिन नामक एंजाइम रहता है। और रेनिन नामक एंजाइम किस में रहेगा, बच्चों में रहेगा, जिससे कि वह दूध के प्रोटीन को क्या कर सके, पचा सके। तो क्या बड़ों के शरीर में रेनिन निकलेगा, तो आंसर है नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने पाचन पढ़ा है, और पाचन में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मुंह में भोजन का पाचन होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा किस प्रकार से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि छोटी आंत में कैसे भोजन का पाचन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अब हम लोग को यह समझ लेना है कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी चीज़ों का फाइनल यहाँ पर पाचन होगा, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पर पाचन होगा। और इस पाचन में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होगी, तो यहाँ पर मुख्य रूप से एंजाइम्स की भूमिका होगी। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें पाचन होता है। छोटी आंत की पेशीय स्तर कई तरह की गतिविधियां उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब अब भोजन कहाँ आ गया है, छोटी आंत में आ गया है, और वहाँ पर कई प्रकार की गतियां उत्पन्न होगी जिससे कि भोजन का पाचन होगा। तो अब आपको समझना है कि ये जो छोटी आंत में पाचन हो रहा है, तो उसके पाचन में कहाँ कहाँ से रस आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ लिया है, यकृत के बारे में पढ़ लिया है। तो इस लीवर का स्राव यानी कि यकृत का स्राव छोटी आंत में आएगा। दूसरा हम लोग को यह जानना है कि पैनक्रियाज हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय से भी पाचक रस आएगा जो कि भोजन को पचाने में मदद करेगा। और इसके बाद जो तीसरा है, वह तीसरा आप जानते हैं छोटी आंत की ग्रंथियां। तो छोटी आंत की ग्रंथियों से भी यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स का या बोलें कि यहाँ पर एंजाइम्स का स्राव होगा जो कि भोजन को पाचन करने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से 3 नाम हो गया, पहले यकृत का स्राव हो गया, दूसरा अग्नाशय का स्राव हो गया, और तीसरा छोटी आंत की जो ग्रंथियां हैं उसका स्राव हो गया। तो हम लोगों को देखना है कि कैसे ये सब मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नालिका द्वारा पित्त, अग्नाशयी रस और आंत्र रस छोटी आंत में छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का नाम दिया हुआ है। पहले है यकृत अग्नाशयी नालिका द्वारा पित्त, पहले हो गया पित्त आएगा, मतलब कि यकृत का स्राव को हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, तो वह आएगा। दूसरा है अग्नाशयी रस है जो कि अग्नाशय के द्वारा होगा, और छोटी आंत्र रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं, और ये आंत्र रस कहाँ आएंगे, छोटी आंत में। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया। अब देखना है कि अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है। तो अग्नाशयी रस में सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये यकृत में क्या होगा, पित्त होगा। उसके बाद अग्नाशयी रस में क्या होगा, तो अग्नाशयी रस में एंजाइम्स होंगे, और उन एंजाइम्स के नाम क्या है वो आपको याद कर लेना है। पहला है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा क्या है काइमोट्रिप्सिनोजेन, फिर क्या है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसके बाद क्या है अमाइलेज, और फिर क्या है न्यूक्लिएज एंजाइम। निष्क्रिय रूप में होते हैं, ये सब किस रूप में होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं, लेकिन कुल मिला के अग्नाशयी रस में ये सारे एंजाइम्स आते हैं। तो आपको यदि प्रश्न आएगा कि अग्नाशयी रस में क्या क्या पाए जाएंगे, तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज एंजाइम प्राप्त होंगे। लेकिन ये किस रूप में है, निष्क्रिय रूप में है, मतलब ये एक्टिव रूप में नहीं है। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजेन सक्रिय ट्रिप्सिनोजेन में बदल जाता है। तो अब चलिए, अब छोटा छोटा प्रश्न आपको समझना है। अग्नाशयी रस आपने समझ लिया, ट्रिप्सिनोजेन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गया, और ये सारे एंजाइम होंगे। तो अब यह देखना है कि आंत्र म्यूकोसा के द्वारा कुछ चीज स्रावित होगा। क्या स्रावित होगा, एंटेरोकाइनेज स्रावित होगा। क्या चीज स्रावित होता है, एंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजेन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो ये सब याद करना है,
कि अग्नाशयी रस में क्या है, ट्रिप्सिनोजेन है। ट्रिप्सिनोजेन क्या है, निष्क्रिय होता है। इसको सक्रिय कौन बनाता है, एंटेरोकाइनेज बनाता है। तो आप देख रहे हैं कितना टफ होगा। तो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव बना देगा और ये क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। तो अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनो ऐसे प लिख दीजिए, सिनोजेन से क्या बन गया, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ट्रिप्सिनोजेन से क्या बन गया, ट्रिप्सिन। ये कैसा है, सक्रिय नहीं है, ये निष्क्रिय है। और ये क्या है, सक्रिय है। अब देखिए निष्क्रिय से सक्रिय बनाया कौन, तो एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। तो इसको एकदम रटना पड़ेगा आपको कि ट्रिप्सिनोजेन से क्या बनेगा, ट्रिप्सिन बनेगा। कैसे बनेगा, एंटेरोकाइनेज के द्वारा बनेगा। कौन निष्क्रिय है, ट्रिप्सिनोजेन निष्क्रिय है। सक्रिय कौन है, ट्रिप्सिन सक्रिय है। तो एकदम याद कर लेना है आपको। इसके बाद जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है, और इसके बाद वह क्या करेगा, अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को भी क्या करेगा, सक्रिय कर देगा। तो अग्नाशयी रस में क्या क्या एंजाइम है, ये सब अब क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। इतना आप समझ गए। अब चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रहणी में प्रवेश, ग्रहणी क्या हो गया, ड्यूओडेनम हो गया, में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक बिलिरुबिन एवं विलिवर्डिन पाए जाते हैं, जो कि साथ ही साथ पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसा को इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपको पूछेगा क्वेश्चन कि पित्त में क्या क्या पाया जाता है और इसमें इसका क्या क्या कार्य है। तो पित्त, सबसे पहले आप जान लीजिए पित्त कहाँ से निकल रहा है, तो लीवर से निकल रहा है, यकृत से निकल रहा है। ये पहला चीज होगी, आप समझ गए। दूसरा, पित्त में क्या क्या होगा, तो पित्त में क्या होगा, पित्त वर्णक होगा। सबसे पहला क्या हो गया, पित्त वर्णक हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, पित्त लवण होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल होगा, फिर फॉस्फोलिपिड होगा। ये हम लोगों ने लिख दिया पित्त के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पित्त का कार्य क्या है। तो पित्त का कार्य क्या है, ये क्या करता है, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है ताकि उस पर जो एंजाइम है वह एक्शन कर सके और वसा को पचा सके। तो पित्त का कार्य क्या हो गया, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। ये आपको याद रखना है वर्ड, इमल्सीकरण। और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिससे कि यहाँ पर यदि एंजाइम आएगा तो वह वसा को पचा सकेगा। तो अब आप समझ गए। एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि यहाँ पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं रहता है। तो एंजाइम नहीं रहता है, यह भी याद कर लिए। तो तीन बात आपने याद कर लिया। पित्त का कार्य क्या होगा, पित्त में क्या क्या चीज पाए जाएंगे, पित्त का कार्य क्या होगा, और पित्त में कौन कौन से एंजाइम होंगे। तो देखा आपने कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आंत्र श्लेष्मा उपकला में ग्लोबुलेट सेल होते हैं, ग्लोबुलेट कोशिकाएं होती हैं जो कि श्लेष्मा का स्राव करती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ आंत्र में श्लेष्मा का स्राव कौन करता है, तो ग्लोबुलेट सेल करती हैं, ग्लोबुलेट कोशिकाएं करती हैं। अब चलिए, म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और ग्लोबुलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत स्राव अथवा शक्कर एंटेरिकस बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आंत्र का स्राव है। तो हम लोगों ने देखा तीन चीज। पहला चीज क्या देखा, पहला चीज हम लोगों ने देखा कि लीवर का स्राव, यकृत का स्राव जिसे बोल रहे हैं। दूसरा अग्नाशय का स्राव हो गया, दो चीज। और अब हम लोगों को देखना है आंत का स्राव। तो आंत का स्राव में यही देखना है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस। तो इसमें कितने एंजाइम होंगे आप देख सकते हैं। इसमें जैसे कि ग्लाइकोसिडेज हो गया, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज हो गया, न्यूक्लियोसिडेज हो गया, ये सारे एंजाइम इसमें पाए जाएंगे। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर आंत में ग्लोबुलेट कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करेंगी, जबकि म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और ग्लोबुलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्र स्राव या सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे, इसमें होंगे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज और एस्टरेज, न्यूक्लियोसिडेज, ये एक ही नाम है। तो ये सारे एंजाइम होंगे। तो ये आप समझ गए।
अब मान लीजिए यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि आंत्र स्राव यानी कि आंत का जो स्राव है या सक्कस एंटेरिकस है वह क्या है, तो इसमें आपको लिख देना है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे जिनका नाम आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि ये कहाँ से होता है, स्राव होता है तो म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर सेल से और ग्लोबेट सेल से इसका स्राव होता है। फिर से देख लीजिए, म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर से, तो किस चीज़ का म्यूकोसा, आंत का ही म्यूकोसा, तो आंत के म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर से और ग्लोबलेट सेल से जो स्राव होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आंत्र स्राव बोलते हैं या फिर सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो ये अब छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करने होंगे। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। अब यहाँ पर देखिए कि म्यूकस जो यहाँ पर निकल रहा है वह क्या कार्य करेगा। यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि म्यूकस क्या कार्य करेगा, तो यह आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से इसकी रक्षा करता है, यानी कि अम्ल के दुष्प्रभाव से इसका क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाशय है, ये देखिए ये था अमाशय, याद होगा आपको। यहाँ का माध्यम क्या था, अम्लीय था, और ये अम्लीय माध्यम कौन बनाता है तो HCl बनाता है। ये आपका VVI क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, जैसे ही ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, छोटी आंत कह रहे हैं, तो उसका माध्यम का है क्या है, तो इसका माध्यम क्या है, क्षारीय है। ठीक है, इसका माध्यम क्या है, क्षारीय है। तो यही जो क्षारीय माध्यम है इसके एंजाइम को सक्रिय बनाता है। मतलब यहाँ से जो एंजाइम कार्य करेगा वह कैसे कार्य करेगा, वह क्षारीय माध्यम में कार्य करेगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए, आंत में पहुंचने वाले काइम की उपस्थिति में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स आंशिक रूप से अपघटित प्रोटीन जिसे हम लोग कह रहे हैं, अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटित एंजाइम निम्न रूप से प्रक्रिया करते हैं। अब इसको आपको लगातार याद करना है। अब चलिए सबसे हम लोग पहले यहाँ पर देख लें थोड़ा सा। ये है आपका अग्नाशय, ये है अमाशय। तो अमाशय से भोजन कहाँ पहुँच गया, ये पहुंच गया आपका छोटी आंत में। तो हम लोग को देखना है छोटी आंत में कैसे कैसे पाचन होगा। तो आपने देखा था कि यहाँ जो अमाशय है वहाँ पर प्रोटीन किस रूप में था, प्रोटियोज के रूप में या पेप्टोन के रूप में उपस्थित था। ये क्या हो गया, ये प्रोटीन का आंशिक पाचन हो गया, मतलब आंशिक रूप से प्रोटीन यहाँ क्या हो गया है, पच गया है। और उसके बाद पूर्ण रूप से पचने के लिए कहाँ पर आ गया है, तो छोटी आंत में आ गया है। तो अब देखिए कि ये कैसे पचेगा प्रोटीन। तो अब प्रोटीन पे सबसे पहले कौन कार्य करेगा, अग्नाशय का रस कार्य करेगा, और उसके बाद आंत का रस कार्य करेगा। ठीक है, दोनों मिलके क्या करेंगे, अब प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचा देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अग्नाशय रस कैसे प्रोटीन को पाचन करता है। तो अग्नाशय रस में क्या रहेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन रहेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज रहेगा। तो ये प्रोटीन हो गया, पेप्टोन हो गया, पेप्टिडोज हो गया, इसको किस में बदल देगा, डाई पेप्टाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा, डाई पेप्टाइड में। ये किसके द्वारा पाचन हो रहा है, अग्नाशय रस के द्वारा पाचन हो रहा है। और ये डाई पेप्टाइड पर आगे आंत का रस कार्य करेगा, वहाँ का एंजाइम कार्य करेगा और इसको पूर्ण रूप से एमिनो एसिड में तोड़ देगा। तो वो आगे मैं बता रहा हूँ। अब चलिए, ये तो हो गया प्रोटीन का बात। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे पाचन हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड जो मैंने बताया था स्टार्च, उसमें एमाइलेज मिलेगा और डाइसेकेराइड में बदल देगा। तो काइम आपको याद है कि यहाँ पर जो अमाशय है वहाँ पर भोजन को पूरा चूर्ण कर दिया गया है। तो वहाँ पर से जो यहाँ पर आ रहा है आपका, कहाँ पर, आंत में आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइम। यानी कि ये जो भोजन को पूरा चूर्ण करके एकदम इसको जलीय विलयन बना दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइम। तो काइम में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, वसा भी प्रेजेंट है। तो प्रोटीन का पाचन हम लोगों ने देख लिया। अब देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ अग्नाशय रस के द्वारा ही करना है। तो एमाइलेज, अग्नाशय से क्या निकल रहा है, एमाइलेज, जो कि इसको किस में बदल दे रहा है, डाइसेकेराइड में बदल दे रहा है।
अब हम लोग देखते हैं कि वसा का कैसे पाचन हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग को तीनों चीज पढ़ लेना है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, प्रोटीन का पाचन, फिर किसका देखा, पॉलीसेकेराइड का पाचन, अब हम लोग देख रहे हैं वसा का पाचन। आपको एकदम एक बात ध्यान देना है कि ये जो पाचन हो रहा है वह अग्नाशय के रस के द्वारा हो रहा है। मतलब ये किसके द्वारा हो रहा है, आपका ये पैनक्रियाज के जूस के द्वारा भी पच रहा है। अभी आंत का रस कार्य नहीं कर रहा है, तो आंत के रस के द्वारा आगे हम लोग उसको पचाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वसा का पाचन कैसे होता है। तो वसा को कौन पचाएगा, लाइपेज नामक एंजाइम पचाएगा। तो लाइपेज नामक एंजाइम इसको पहले डाइग्लिसराइड में बदल देगा और फिर उससे मोनोग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा। तो वसा पित्त के मदद से, तो याद करिए पित्त वसा को कैसे पाचन करने में मदद करता है। तो पित्त वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है अभी तुरंत। तो पित्त वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा और उसके बाद लाइपेज आएगा। लाइपेज कहाँ से आएगा, तो अग्नाशय के रस से आएगा, जो कि इसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा। इसके बाद अग्नाशयी रस के न्यूक्लिक अम्ल को, ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है वह न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा, पाचित कर देगा। तो ये सब अग्नाशय रस के द्वारा हम लोग पाचन देख रहे हैं। किसके द्वारा, अग्नाशय रस के द्वारा। तो यहां पर आपको एक प्रश्न कि अभी ये पूरा कंप्लीट पाचन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आंसर है अभी कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है। तो अब आप बोलिए कि ये कंप्लीट पाचन कैसे हुआ, तो आंत के रस के द्वारा होगा, आंत्र रस के द्वारा। यानी कि आंत्र रस में भी जो यहाँ पर एंजाइम है वो इसको पूर्ण रूप से फिर पचाएंगे। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, आंत्र रस आ चुका है। अब आंत्र रस के एंजाइम इन सभी प्रक्रियाओं में जो उत्पाद बने हैं उसको पूर्ण रूप से तोड़ने का कार्य करेगा। पाचन का यह अंतिम चरण होगा और जिसमें सारा जो यहाँ पे जो चीज़ बना है वो लास्ट रूप से टूट जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंत्र रस का कार्य। तो सबसे पहले डाइपेप्टाइड से क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन था, प्रोटीन से क्या बना, डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड से क्या बन गया, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल भी जिसे बोल सकते हैं, यह डाइपेप्टिडेज के द्वारा बना। तो अब आप बताइए ये डाइपेप्टिडेज कहाँ से आया, आंत्र रस से आया। इसके बाद ये देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, ये है आपका डाइसेकेराइड। क्या है बताइए, डाइसेकेराइड। ठीक है, यह है डाइसेकेराइड। तो ये डाइसेकेराइड फिर मोनोसेकेराइड में यहाँ टूट गया, ये क्या हो गया, सब मोनोसेकेराइड हो गया। ठीक है, तो ये डाइसेकेराइड। तो सबसे पहले स्टार्च याद कर लीजिए, स्टार्च था, स्टार्च से क्या बन गया, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड से क्या बन जाएगा, मोनोसेकेराइड। तो ये बताइए कि ये सारे एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं, तो आंत्र रस से आ रहे हैं। अब हम लोग ये जो पढ़ रही हैं आंत के द्वारा पाचन कर पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ सबसे पहला है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो जो दूध से बन रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज बोल रहे हैं। जो अन्न से बन रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, माल्टोज बोल रहे हैं, अन्न। और जो फल से बन रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज बोल रहे हैं। ये दूध से बन रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज। तो लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम तोड़ेगा, माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम तोड़ेगा, सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम तोड़ेगा। और फिर इसको आपको याद कर लेना है। तो माल्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और सुक्रोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये अब आप बोलिएगा कि ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो ये सब याद करना होता है। सीधे समझ लीजिए इसको क्या करना होता है, याद करना। यदि आप इसको याद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एकदम क्लियर समझ लीजिए, प्रोटीन जो है उसका पाचन हम लोगों ने पूर्ण रूप से कर दिया, पूर्ण पाचन, यस। स्टार्च का हम लोगों ने पूर्ण रूप से पाचन कर दिया, पूर्ण पाचन। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने फैट को भी आगे देखेंगे कि फैट का पाचन कैसे होगा। तो फैट को ही पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर अब फैट का पाचन होगा। तो जब फैट को आप देखेंगे तो डाई व मोनोग्लिसराइड था वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यह लाइपेज, तो ये पूर्ण पाचन हो गया।
तो अब आप क्लियर हैं। पहले प्रोटीन को हम लोगों ने पूर्ण रूप से पचा दिया, फिर कार्बोहाइड्रेट को और फिर फैट को। फैट मतलब वसा। तो तीनों का पूर्ण रूप से क्या हो गया? पाचन हो गया। तो अब एक और आप याद कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कि ये जो न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से फिर क्या हो जाएगा? शर्करा और क्षारक में ये टूट जाएगा। इसको भी आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। ये हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर पाचन समाप्त होता है। ऊपर वर्णित जैव वृहत अणुओं के पाचन की क्रिया आंत्र के ग्रहणी भाग से संपन्न होती है। तो आंत्र का कौन सा भाग संपन्न कर रहा है? इसको ग्रहणी वाला भाग संपन्न करता है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत्र के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों में अवशोषित होती हैं। तो यह पच कहाँ रहा है? ग्रहणी भाग में, और पचने के बाद कहाँ पहुंच जा रहा है? अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भाग में पहुंच रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जो छोटी आंत है उसका 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग। तो 3 भाग जो है, तो पहले वाले को हम लोग बोलेंगे ग्रहणी, उसके बाद अग्र क्षुद्रांत, और उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? क्षुद्रांत बोलेंगे। तो यहाँ पर भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचा? अग्र क्षुद्रांत में पहुँचा, फिर क्षुद्रांत में पहुँचा। तो अब भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। अपचित तथा अनाशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं, और इसके बाद जो पदार्थ पच नहीं पाते हैं और अनावशोषित होते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद मलाशय में वो पहुंच जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। ये एकदम भी है, ये आप याद कर लीजिए कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन यदि पूछेगा कि बड़ी आंत का क्या कार्य है, तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिख पाते। आप इसको लिख दीजिएगा कि कुछ जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण करता है। श्लेष्म का स्राव जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ के कणों को चिपकने और स्नेहक होने के कारण उनको बाहर निकालने में आसान बनाता है। तो वो सारा कौन करेगा? बड़ी आंत करेगा। अपचित और अवशोषित पदार्थ को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले मलाशय में रहता है। तो जो पदार्थ अपचित है, जिसको बॉडी के बाहर जाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल, जो कि कहाँ रहेगा? मलाशय में रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब हम लोगों को देखना है कि ये जो पाचन हो चुका है, तो ये जो पाचित उत्पाद हैं उनका अवशोषण कैसे होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ा था। तो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर्स में यह बताया था कि किस प्रकार से जो छोटी आंत होती है उसमें यहाँ पर विली प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंकुर। इस विली को क्या बोलते हैं? अंकुर बोलते हैं। जो कि क्या करता है? मुख्य रूप से यह भोजन के जो छोटे छोटे अणु पाचन में बनते हैं उनका अवशोषण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धमनी है, और ये जो भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि जो हम लोगों ने पाचित भोजन को देखा है उनका अवशोषण होकर यह इन धमनियों में पहुंचता है, और उसके बाद रक्त के द्वारा या रुधिर के द्वारा यह पूरे बॉडी में चला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि और किस प्रकार से अवशोषण होता है। तो यहाँ से तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही आ जाए कि अवशोषण क्या है। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। तो मैंने अभी तुरंत दिखाया आपको कि किस प्रकार से रक्त में, रुधिर में जो पाचित अवशोषित पदार्थ होते हैं वह प्रवेश करते हैं, ये मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ये यहाँ पर रक्त और लसिका दोनों का बात कहा जा रहा है, उसमें कैसे प्रवेश करते हैं। तो लसिका में मुख्य रूप से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधि द्वारा संपादित होता है। तो यह जो अवशोषण होता है निष्क्रिय विधि द्वारा भी हो सकता है, सक्रिय मतलब एक्टिव विधि द्वारा हो सकता है, और सुसाध्य परिवहन के विधियों द्वारा संपादित हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब भोजन का पाचन होता है तो वहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फिर साथ ही साथ वहाँ पर प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। तो इसमें हम लोगों को यह देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह किस रूप में पाचित हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल के रूप में, और जब हम लोग वसा का पाचन करते हैं तो वह फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है और उसी का अवशोषण होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अवशोषित पदार्थ है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, क्लोराइड आयन है आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुँच जाती हैं। तो ये विसरण प्रक्रिया द्वारा भी रक्त में पहुंच जाते हैं कुछ अमाउंट। जबकि आप देखेंगे इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो गया कि जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहां से कम कंसंट्रेशन की ओर ये बढ़ेगा। हालांकि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। जबकि आप देखें कि जो ग्लूकोज है या एमिनो एसिड है वह कुछ वाहक प्रोटीन की मदद से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी मदद से भी अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सुसाध्य परिवहन। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि निष्क्रिय रूप से हो सकता है, सक्रिय रूप से हो सकता है और सुसाध्य परिवहन से भी हो सकता है। तो यहाँ जब वाहक प्रोटीन का मदद लिया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुसाध्य परिवहन। तो उसके द्वारा भी यहाँ पर ये रुधिर में पहुँच जाएगा। कौन रुधिर में पहुँच जाएगा, तो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है जैसे कुछ पदार्थ। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करती है। तो परासरणी प्रवणता पर किसकी परिवहन निर्भर करती है, जल की परिवहन। सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है। तो अब सक्रिय परिवहन वह है जिससे हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें एनर्जी का भी आवश्यकता पड़ेगा, आप जानते हैं ऊर्जा का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो सक्रिय परिवहन जब भी होगा, जहां भी आपको पढ़ना है, उसमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी का उपयोग होगा। निष्क्रिय में कोई ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा। तो सक्रिय परिवहन जो है सांद्रण प्रवणता यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है, उसके अगेंस्ट होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाए कि सक्रिय परिवहन क्या है, तो वैसा परिवहन जिसमें ऊर्जा का उपयोग हो उसे सक्रिय परिवहन कहेंगे। साथ ही साथ यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, अब आपको समझ में आ रहा हो कि मोनोसेक्राइड क्या है, क्योंकि मैंने बताया है मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही भाग हैं। तो ये मैंने आपको पीछे के वीडियोस में पढ़ाया है, तो आप उन वीडियोस को देखें तो सब समझ में आएगा। और सोडियम आयन विद्युत अपघट्य का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ प्रोटीन वाहक की मदद से भी अवशोषित होते हैं, जबकि मुख्य रूप से सक्रिय परिवहन द्वारा वे अवशोषित होते हैं। तो ये अवशोषण का प्रक्रिया था कि कैसे अवशोषण हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वसाम्ल और ग्लिसरॉल है, जिसे हम लोग फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कह रहे हैं, अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका रक्त में अवशोषण नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है लसिका में अवशोषण। तो लसिका में जो है इसी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, ये वसा का। जो वसा पच जा रहा है उसका अवशोषण कहाँ हो रहा है, लसिका में होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचारित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों लेक्टियल में चले जाते हैं। यानी कि इनका जो अवशोषण होता है वह किसका द्वारा होता है, लसिका वाहिनियों के द्वारा होता है, यानी कि लसिका में होता है। और यहाँ लेक्टियल उसी को हम लोग कह रहे हैं। तो लेक्टियल कहाँ था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लैक्टियल को दिखाया गया है, जिसे हम लोग लसिका वाहिनी के नाम से जानते हैं। और इसी में होता है लसिका, जहाँ पर फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि जो फैट पच जा रहा है, वसा पच जा रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन यही लैक्टियल में हो रहा है। तो ये मैंने आपको अभी तुरंत पढ़ाया है। तो यदि आपको यहाँ से प्रश्न आएगा कि वसाम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कैसे होता है, तो ये सब बात आपको यहाँ पर लिखना होगा। लसिका वाहिनियों में इसका अवशोषण होता है। और लसिका वाहिनी में क्या प्रवाहित होता है, लसिका प्रवाहित होता है। ये आपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा है। ये लसिका वाहिनियाँ अंततः अवशोषित पदार्थ को रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। तो ये लसिका वाहिनियाँ किस प्रकार से अवशोषित पदार्थ को रक्त प्रवाहिनियों में प्रवाह में छोड़ देती हैं, इसको पीछे के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। तो अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, मुख्य रूप से आपका छोटी आंत में होता है।
लेकिन आपको यह समझना है कि ये जो पदार्थ का अवशोषण है वह अलग अलग भागों में भी आपको पढ़ना है। जैसे पहला हो गया मुख में, हो गया अमाशय में, हो गया छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी में जगह में आपको पढ़ लेना है। परंतु सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, या फिर बोले मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश, अवशोषण स्थल व पदार्थ यहाँ पर दिखाया गया है, उसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। तो सबसे पहला है मुख में क्या क्या चीज़ अवशोषण हो रहा है? अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो आप देखेंगे कि मुख में कुछ औषधियाँ जो मुख और जीवा के निचले सतह में ही यहाँ पर, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुछ औषधियाँ जो हम लोग मुंह में लेते हैं वह जीवा की निचली सतह की म्यूकोसा के संपर्क में आता है और अवशोषित कर लिया जाता है। वे आस्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अमाशय में बेसिकली जल का, सरल शर्करा का, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। जबकि आपने देखा कि छोटी आंत में मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, मतलब कि सारे चीज़ों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। जबकि बड़ी आंत में जल, कुछ खनिजों और औषधि का अवशोषण ही होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, जहां विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। तो यही अवशोषित पदार्थ अब कहाँ पहुंचेंगे? सेल्स में, टिश्यू में पहुंचेंगे, सेल्स में पहुंचेंगे और फिर वहां पर उनसे एनर्जी को लिया जाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और उसके बाद उनसे एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आपको कि एसिमिलेशन या स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुँचते हैं, जहाँ वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब उन्हें अब एसिमिलेट किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अब पाचन अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है। तो ये आप जानते हैं। इसके बाद क्रमाकुंचन गति के द्वारा वह बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है समय, टाइम टू टाइम। तो ये सब आप जानते ही हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर, पाचन तंत्र के विकार, डिसऑर्डर क्या क्या होंगे, पाचन तंत्र के, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे, अनियमितताएं क्या क्या होंगी, इसी को यहाँ पर कुछ कुछ बताया गया है। आंत नलिका का शोथ जीवाणु और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत का संक्रमण परजीवियों जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, सूत्र कृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। तो आंत का संक्रमण आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे जो परजीवी हैं वो आंत के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में होते हैं। यहाँ पर कुछ रोगों को बताया गया। जैसे सबसे पहला हो गया पीलिया, जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। इसमें यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णिका के जमा होने के से पीले रंग के दिखाई होने देते हैं। हम लोगों ने पित्त वर्णिका यानी कि बिलिरुबिन के बारे में पढ़ा था। तो बिलिरुबिन के बढ़ जाने से जॉन्डिस होता है। जबकि आप जॉन्डिस को चेक कराने जाएंगे तो वहाँ पर बिलिरुबिन चेक किया जाता है। यदि बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो आपको बोला जाए कि आपके बॉडी में जॉन्डिस हो चुका है, लीवर आपका उससे इन्फेक्टेड है। इसके बाद है वॉमिटिंग है। यह अमाशय में संग्रहित, अमाशय बताइए क्या है? अमाशय स्टमक हो गया आपका, में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यानी कि इसमें अमाशय के में जो पदार्थ संग्रहित होते हैं वह मुख के द्वारा निकलना शुरू हो जाएंगे, तो इसे हम लोग वोमिटिंग कहेंगे। यह प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया है तो इसे ब्रेन क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है और ब्रेन का मेडुला भाग जो है इसको रेगुलेट करेगा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो मेडुला में ही वमन केंद्र होता है, यानी कि वोमिटिंग का केंद्र होता है जो कि उसको रेगुलेट करेगा। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। तो हमारे शरीर में मान लीजिए कि जहर का प्रवेश हो जाता है तो ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा और वहाँ पर उल्टी करवाना शुरू कर देगा, जिससे कि क्या होगा? वह जहर हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये वोमिटिंग बहुत अलग अलग कारणों से हो सकता है। इसके बाद है डायरिया का बात दिया गया है, प्रवाहिका। आंत्र की
अब सामान्य गति की बारंबारता और मल की अधिक पतला हो जाना प्रवाहिका डायरिया कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है, इसमें भोजन अवशोषित नहीं होता है और बहुत कमजोरी होने लगती है, बार बार दस्त होने लगता है। फिर कब्ज के बारे में आप जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इसमें मलाशय में मल रुक जाता है और सही प्रकार से पेट साफ नहीं हो पाता है। इसके बाद इंडाइजेशन के बारे में आप बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ये समाप्त हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे मिलता हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से और चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।